अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर फाइन। और आज हम यूनिट 5 जो प्रेशर एंड डीफॉर्मेशन सॉलिड्स है इसकी क्विक सी रिवीजन करेंगे। तो आपने ये पेज सामने खोल के अपनी बुक साथ रख लेनी है और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पहले पेज पे ऊपर पहला टॉपिक तो इलास्टिसिटी है, लेकिन उससे पहले जो ऊपर ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं उनमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का दिया हुआ है कि जो पहले 2 पैराग्राफ्स हैं उनमें मैटर के बारे में बताया हुआ है। मैटर है क्या कि मैटर जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जब हम मैटर पे अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज जैसे वेट हो गया, प्रेशर हो गया, हीट हो गया, तो इसकी वजह से मैटर में डीफॉर्मेशन आती है। और डीफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ अपनी फॉर्म से हट गई है और उसकी वजह से मैटर की जो शेप है, मैटर की डायमेंशन है या मैटर की ओरिएंटेशन है, ये तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अगले पैराग्राफ में अब आपको पता है कि मैटर की आप 3 टाइप्स पढ़ते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इसके बारे में ही बताया हुआ कि सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है और सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं। जो इंटरमोलेकुलर स्पेस होती है सॉलिड्स के एटम के दरमियान वो सिग्निफिकेंटली लेस होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स में सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, इंटरमोलेकुलर जो स्पेसेस हैं, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और कह रहे हैं इसी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की वजह से कि सॉलिड में जो इंटरमोलेकुलर स्पेसेस हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं और इसी वजह से सॉलिड्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप को बरकरार रखते हैं, रिटेन कर लेते हैं अगर उनको उनकी शेप से डिस्टर्ब भी किया जाए। और वो आगे यही लिखा हुआ है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो जब हम उन पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स जब हम रिमूव कर देते हैं तो जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, वो इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाते हैं। इसके बाद ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस और या स्पेसिस के यहाँ पे जिक्र हो गया। नेक्स्ट में ये बताया हुआ है कि लिक्विड्स या गैसियस मैटर में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें स्पेसेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और जो डीफॉर्मेशन है मैटर की, वो उसमें अगर हम डीफॉर्मेशन करवाएंगे जो सॉलिड लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हैं या गैसेस के हैं तो उनमें फ़ोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी क्योंकि उनके मॉलिक्यूल ऑलरेडी दूर दूर हैं। तो हम थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो उसमें ईजीली डीफॉर्मेशन आ जाती है। फिर आगे बताया हुआ कि जो लिक्विड्स और गैसियस मैटर हैं ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन नहीं रखते, रिटेन भी नहीं करते। और आगे इसमें कुछ एग्जांपल्स बता दी हैं, जिस तरह से रबर बैंड हो गया, कोई बेंट मेटल रॉड है या शटर्ड ग्लास है, तो ये सब। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है वो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आपने क्या करना है कि आपने डेफिनेशन करनी है इलास्टिसिटी की। इलास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं या इलास्टिसिटी जिन मटेरियल्स में शो होती है उनकी एग्जांपल कर लेनी है आपने। इसके बाद डेफिनेशन करनी है इन इलास्टिक मटेरियल्स की और इन इलास्टिक मटेरियल्स की ही एग्जांपल भी करनी है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कह रही हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ डीफॉर्म्ड बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एक बॉडी की एबिलिटी है। कौन सी एबिलिटी है? ऐसी एबिलिटी है कि जब हम किसी भी बॉडी पे ना एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। डीफॉर्मिंग फोर्स का क्या मतलब है कि हम फोर्स इतनी न्यूटन इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड की लगा रहे हैं कि वो बॉडी डीफॉर्म हो रही है। डीफॉर्म मतलब अपनी ओरिजिनल शेप और साइज से चेंज हो रही है, ठीक है। अब एक बॉडी पे मैंने जो है डीफॉर्मिंग फोर्स लगा दी। अब जब उसको मैं रिमूव करती हूँ ना तो अगर वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और ओरिजिनल साइज़ पे वापस आ जाती है जब मैं फोर्स रिमूव करती हूँ, ठीक है, तो हम तब बोलेंगे कि ये जो बॉडी है ये इलास्टिसिटी शो कर रही है, ठीक है। और ये जो बॉडी है वो खुद इलास्टिक बॉडी है। जो इलास्टिक बॉडी है वो हमेशा इलास्टिसिटी शो करेगी, ठीक हो गया। तो ये इलास्टिसिटी की डेफिनेशन होगी। इसके एग्जांपल जो है एक स्प्रिंग की एग्जांपल आगे दी हुई है। व्हेन अ स्ट्रेचड स्प्रिंग इज़ रिलीज्ड, कि जब स्प्रिंग है आपने उसको स्ट्रेच किया, उसको जब हम रिलीज़ करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। ये एक एग्जांपल होगी। इसके बाद इन्होंने बताया हुआ जो टेनिस रैकेट है जब वो हिट करता है टेनिस बॉल को तो उसकी जो शेप है वो टेम्पोरली डिस्टॉर्टेड या डीफॉर्म्ड होती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद जब वो बाउंस ऑफ करती है टेनिस बॉल तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ये जो फिगर 5.3 में आर्किड के दी हुई है कि वो शूट करते हैं जब एरो को तो उससे बेंड हो जाता है वो, और लेकिन वो कुछ देर बाद दोबारा से वापस आ जाता है अपनी शेप पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी या इलास्टिक मटेरियल्स की एग्जांपल होगी। इसके बाद हम चलते हैं इन इलास्टिक मटेरियल्स की तरफ। आगे बुक में यही दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जब उन पे हम डीफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करने के बाद रिमूव करते हैं ना तब वो अपनी ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज़ पे वापस नहीं जाते और वो डिस्टॉर्टेड ही रहते हैं, वो डीफॉर्म्ड ही रहते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे मटेरियल्स को हम इन इलास्टिक बोलते हैं। इन इलास्टिक मटेरियल्स की एग्जांपल में प्लास्टिसीन यानी कि प्लास्टिक, क्ले एंड डो, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं।
इसके बाद एग्जाम्पल के बाद थोड़ा सा जिक्र है आपकी बुक में इलास्टिक लिमिट का। इलास्टिक लिमिट के बारे में ये लिखा हुआ है कि काफ़ी मटेरियल्स जो हैं वो इलास्टिक होते हैं एक सर्टन लिमिट तक, ठीक है। लाइक रबर बैंड है, उसको आप स्ट्रेच करो तो उसकी एक लिमिट होगी कि वहाँ तक आप उसको स्ट्रेच करो तो छोड़ोगे तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस आ जाएगा। लेकिन उसको आप इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर लो एक टाइम पे कि वो वापस ही ना आए, वो डीफॉर्म्ड हो जाए, तो उस जो लिमिट है उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि कुछ मटीरियल्स इलास्टिक होते हैं लेकिन वो कुछ लिमिट तक इलास्टिक होते हैं, तो उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। और जब इलास्टिक लिमिट अगर गुजर गई है और हमने इतनी ज़्यादा फोर्स लगाई है तो उससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल डायमेंशंस हैं ऑब्जेक्ट की, बॉडी उस पर रिटर्न नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में आपने स्टेटमेंट को अच्छे से करना है, इसके अलावा इसका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और हुक्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट जो दी हुई है वो क्या है? ओके, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है कि जो रिलेशनशिप है हुक्स लॉ का वो स्टेट क्या करता है, विद इन इलास्टिक लिमिट्स द एक्सटेंशन और कंप्रेशन एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए अब सिंपल सी एग्जांपल आप स्प्रिंग की ले लें, फिगर 5.4 में भी दिखाया हुआ है। स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर सकते हो और एक्सटेंशन भी उसकी करवा सकते हो, ठीक है। अब जो कंप्रेशन या एक्सटेंशन है ना, बेसिकली क्या है, वो डिस्टेंस है एक तरह से, ठीक है। उसको हमने रिप्रेजेंट एक्स से करना होता है, स्मॉल एक्स से, ठीक है। अब क्या है कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, ठीक है, अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को जब मैं खींच रही हूँ, लाइक मैं एक्सटेंड कर रही हूँ उसको, तो वो हुक्स लॉ ये कहता है कि जो उसकी एक्सटेंशन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जितनी मैंने फोर्स अप्लाई किया, मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो स्प्रिंग को मैं ज़्यादा खींच सकूँगी, ठीक है। और इसी तरीके से जो इसकी कंप्रेशन है, तो जब कंप्रेस करना है तो कंप्रेस करने के लिए भी तो यूँ उसको मुझे कंप्रेस करते हुए फोर्स ही अप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो जितनी मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी उतनी ज़्यादा उसमें कंप्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा मैं फोर्स एक्सटेंशन वाली डायरेक्शन में लगाऊंगी उतनी ज़्यादा उसकी एक्सटेंशन होगी। तो हुक्स लॉ सिंपली ये कहता है कि जो भी इलास्टिक लिमिट्स के अंदर रहते हुए जो एक्सटेंशन है या कंप्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रीस्टोरिंग फोर्स के। आगे इसका एक्सप्रेशन दे दिया है, एक्सप्रेशन में बाकी तो एफ है, एक्स है और जो के है वो हमारे पास जो है एक कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, और इसके यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर के होते हैं। इसको डिफाइन किया हुआ है कि ये रेशो है रीस्टोरिंग फोर्स टू द एक्सटेंशन। जाहिर है जब हमारे पास जो एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, के निकालना है तो एफ बाई एक्स आ जाएगा, तो रेशो ही होगी ना फोर्स और इसकी एक्सटेंशन की। ओके, तो इसके बाद आगे एक ये चीज़ लिखी हुई है कि हमारे पास ये जो एक फिगर दिखाई हुई है 5.4, इसमें जो सेकंड पे एक ग्राफ टाइप बना हुआ है फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान, तो इसमें उन्होंने एक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई हुई है। उसका क्या मतलब है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का, कि इस एरिया तक जो है वो हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। वो यहाँ पे इसका मतलब है कि जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उतनी एक्सटेंशन हुए जा रही है, लेकिन ये जो लाइन ग्रीन सा इन्होंने दिखाया हुआ है, डॉट लगाया हुआ है, इसके बाद फिर वो लिमिट ख़त्म हो जाती है, इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो चुकी होती है। इसका ये मतलब है कि अब वो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहेगी फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान। हो सकता है अब उस बॉडी की इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुकी हो, तो अब जो है वो दोबारा से वापस नहीं आएगी अपनी जगह पे भी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ का, ठीक है। इसमें जो है एप्लीकेशन अपनी बुक से देख लें। पहली जो है वो बैलेंस व्हील की दी गई है, स्प्रिंग स्केल गैल्वानोमीटर, इसको आपने बुक से ही पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनमें ज़्यादा यही इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं जिसको आपने याद करना होगा। तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ MCQ के परस्पेक्टिव से भी, कि जो हुक्स लॉ है उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेकिन एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, क्रिएशन ऑफ अ बैलेंस व्हील। तो इन्होंने हमें यहाँ पे 3 बताई हैं, 3 में से जो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो फर्स्ट वाली है जो बैलेंस व्हील है। इसकी वजह से कह रहे हैं कि पॉसिबल हुआ है कि मैकेनिकल क्लॉक्स जो बनी थी वो इसी बेस पे बनी थी, जो पोर्टेबल जो टाइम पीस है वो इसी पे बेस करता है। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस व्हील ऑफ द मैकेनिकल वॉचेस में ये लिखा हुआ है कि एक टाइम कीपिंग डिवाइस है जिसको मैकेनिकल वॉचेस में यूज़ किया जाता है। ये एक व्हील है, वेटेड व्हील है, जो कि रोटेट करता है बैक एंड फोर्थ। और आगे बस यही लिखा हुआ है कि ये व्हील का एक स्विंग होता है, हर जो स्विंग है वो जो आपको टिक या बीट सुनाई देती है, उससे क्या होता है कि वो अलाउ करता है गियर ट्रेन को कि वो एडवांस करे एक सेट अमाउंट, और हैंड्स ऑफ द वॉच जो आपको नज़र आ रहे होते हैं वो मूव फॉरवर्ड करवाता है इसको। और जो कॉम्बिनेशन है मैस ऑफ द बैलेंस व्हील का और जो इलास्टिसिटी स्प्रिंग की वहाँ पे होती है, उसकी वजह से जो टाइम बिटवीन ईच ऑसिलेशन है या टिक है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार जो है वो 1 सेकेंड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम गया और अगली बार जो 1 सेकेंड है वो
थोड़े कम टाइम का हो, ऐसा नहीं होता, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जो दूसरी आपको एप्लीकेशन दी हुई है वो है स्प्रिंग स्केल की। इसको अगर देख लें तो उसमें स्प्रिंग स्केल की अगर पहले आप फिगर में देख लेंगे कि क्या होता है स्प्रिंग स्केल, तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। तो इसमें बताया हुआ है कि ये मैकेनिकल फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है आइटम्स को वेट करने के लिए या ऑब्जेक्ट्स को वेट करने के लिए। और क्या करते हैं, जो हुक नीचे इसके अटैच है इसके साथ हमने हैंग करना है जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने, जिसका मैस वेट मेजर करना है, ठीक हो गया। इसके बाद गैल्वानोमीटर जो है वो करंट या वोल्टेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसमें भी एक हेयर स्प्रिंग यूज़ किया जाता है जो कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जिसका कॉइल के साथ होता है बल्कि वो रिस्टोर भी करता है पॉइंटर को बैक। और इसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स होती है, जिस तरह से हुक चलाने का है ना कि वो जो उसकी कंप्रेशन है या एक्सटेंशन है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी। ओके इसके बाद एक अगले पेज पे ना टॉपिक है स्टार्ट में, इसी के अंदर आ रहा है गैल्वानोमीटर में ही, वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कर्व्स हैं। इनमें बस इतना सा बताया हुआ है कि बेसिकली इस बुक में आपको डेफिनेशन नहीं बताई हुई स्ट्रेस या स्ट्रेन की। स्ट्रेस क्या होता है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में जो चेंज आया वो स्ट्रेस है, और अगर वो परमानेंट रहता है, जो शेप में चेंजेस आ गई हैं, लेंथ में चेंजेस आ गई हैं या उसके वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो वो स्ट्रेन होती है बेसिकली। अब इसमें लिखा हुआ है कि जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कर्व्स हैं तो वो हम स्ट्रेस टेस्टर, एक हमारे पास मशीन होती है, उसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कह रहे हैं जो हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो उसको इंक्रीज़ करते हैं, तो हम देखते हैं कि लेंथ में अगर हम जो है एक वक्त में अगर लेंथ को हम पढ़ना चाह रहे हैं, वॉल्यूम को नहीं स्टडी कर रहे, तो हम चेंज इन लेंथ को नोट कर लेते हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट कर लेते हैं ग्राफ में, और फिर प्रोपोर्शनल लिमिट को उन्होंने देख लिया है। आगे यील्ड स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेस का बारे में क्या बताया हुआ है कि जो पॉइंट ए है वो लिमिट है प्रोपोर्शनैलिटी की, यानी कि वो लिमिट है जहाँ तक हुक्स लॉ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट इसको हम बोलेंगे। पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट है, ये वो लिमिट है जिसमें मटेरियल्स इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, उसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोला जाता है। पॉइंट सी जो है वो ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि मटेरियल बियर कर सकता है फ्रैक्चर होने से पहले, और इसको अल्टीमेट स्ट्रेस। एंड पॉइंट डी जो है ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ पे मटेरियल बस ब्रेक कर जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर में हमने जो है ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये करनी है, बहुत सिंपल सी हैं। डेफिनेशन एक करनी है आपने, दूसरा इसका फार्मूला करना है, और थर्ड इसका एसआई यूनिट करना है। तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया इसकी डेफिनेशन है। इसका फार्मूला P = F डिवाइडेड बाई A है। एसआई यूनिट निकालेंगे किस तरह से, फोर्स का न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास प्रेशर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डेफिनेशन आपने करनी है टॉपिक में से, और जो डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए वो करने हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है, The pressure that atmospheric particles exert on the surface of the earth and all over the surface of the objects on the earth is called atmospheric pressure। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ज़्यादा सारे पार्टिकल्स हैं, गैशियस पार्टिकल्स हैं, तो वो जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं ना, वो जो प्रेशर सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक्सर्ट कर रहे हैं, या अर्थ पे पाई जाने वाली जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सरफेस पे जो वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके तो इसके बाद आगे डिफरेंट यूनिट्स बताए हुए हैं। कह रहे हैं कि जो सी लेवल है वहाँ पे जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ऑन द एवरेज इतना होता है 1.013 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल में लिखें तो इन्होंने आगे बता दिया। और फिर कह रहे हैं ये जो वैल्यू है इसी को यूज़ करके डिफाइन, कॉमनली यूज जो यूनिट ऑफ प्रेशर है वो पास्कल ही है, या एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के बराबर होता है। फिर एक और यूनिट बार का बता दिया है, कह रहे हैं कि ये जो है मेट्रोलॉजी है, जो वेदर मैप्स हैं उनमें ये यूनिट मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, और 1 बार जो है वो 1.000 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स के बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखें तो आपको जो है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टॉपिक मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव भी है। इसमें सबसे पहले जो है ना लिक्विड बैरोमीटर का बताया है कि जो लिक्विड बैरोमीटर है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है, और कौन से प्रिंसिपल पे बेस कर रही होती है। एक तो बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स को ये फॉलो कर रही होती है, और दूसरा ये हाइड्रोस्टैटिक्स का जो प्रिंसिपल है उस पर बिहेव कर रही, उस पर जो है बेस कर रही होती है। जो मोस्ट कॉमन टाइप है लिक्विड बैरोमीटर की वो मर्करी बैरोमीटर ही है। और इसके
बाद आगे इन्होंने प्रिंसिपल बता दी कि जो लिक्विड बैरोमीटर है वो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे बेस करता है। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्या, वो स्टेट ये करता है कि कोई भी फ्लूइड है ना, तो उस पर कोई भी पॉइंट है तो किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हमेशा सेम ही होगा। अगर जितनी भी डेप्थ है और जितने भी आप वहाँ पे पॉइंट कंसिडर करोगे तो हर पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम होगा। इसके बाद अगले पैराग्राफ में कंस्ट्रक्शन बता दी है कि एक ट्यूब है जिसको फिल किया हुआ होता है मरकरी से, और उस ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया जाता है कंटेनर ऑफ मरकरी में। अब जो मरकरी है ट्यूब में वो एक किसी ना किसी लेवल पे सेट होता है, और वो जो लेवल है वो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बता रहा होता है। जो हाइट है मरकरी कॉलम की वो ट्यूब में वो रिप्रेजेंट कर रही होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेयर है वो मरकरी को डाउन इन द ट्यूब पुश कर देता है और राइज करवा देता है हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 760 मिलीमीटर्स और 29.92 इंचेस। ठीक हो गया। और इसके बाद टॉर्क का बता दी कि टॉर्क एक और यूनिट है प्रेशर का जो कि 1 mm/Hg के बराबर है। तो 1 एटमॉस्फेयर यहाँ पे इन्होंने 760 टॉर्क के बराबर बता दिया है। इसके बाद जो है इसमें चेंजेस का थोड़ा बता दिया कि प्रेशर जैसे जैसे चेंज होता है तो जो मरकरी लेवल है वो भी या राइज़ करता है या फॉल करता है, और उसी के राइज फॉल होने से हमें लेवल पता चलता है, और उससे पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या जो वेदर कंडीशंस हैं उसके बारे में भी यहीं से हमें पता चलता है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन ये वर्किंग में आ जाता है सब कुछ। और आगे एक इसका डिसएडवांटेज काइंड ऑफ बताया हुआ है कि जो मरकरी बैरोमीटर्स काफ़ी प्रिसाइज है लेकिन ये हेल्थ को काफ़ी हार्मफुल होते हैं क्योंकि इनकी टॉक्सिक नेचर होती है। तो जब आपने सेफ्टी आपका पहला कंसर्न है, सेफ्टी प्रायोरिटी है, तो आपको जो है वो एनालॉग या डिजिटल बैरोमीटर्स वो यूज़ करने चाहिए एज़ कम्पेयर टू मरकरी बैरोमीटर्स। इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस बताई हुई हैं। एल्टीट्यूड मेजरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। एल्टीट्यूड मेजरमेंट में ये बताया हुआ है जो लिक्विड बैरोमीटर्स हैं जिनमें मरकरी बैरोमीटर यूज़ होता है वो एल्टीट्यूड के बारे में बता सकते हैं, हाइट के बारे में भी बता सकते हैं। वो इस तरह से कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाता है हाइट के साथ साथ, इंक्रीजिंग हाइट के साथ। तो जो हाइट है मरकरी कॉलम की वो ज़रूर डिक्रीज़ हो जाती है और इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके अलावा आगे बताया हुआ है कि ये एयरक्राफ्ट जो एटीमीटर्स हैं उनको सेट करने के लिए भी यूज़ होता है। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है वेदर फोरकास्टिंग की। इनको मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेदर चेंजेस के साथ लिंक कर रहा होता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है कि इनको इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे प्रिसाइज प्रेशर की मेजरमेंट्स नीडेड होती हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए या इक्विपमेंट के लिए। ठीक हो क्या। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसको जस्ट आपने बुक से एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एज इट इज़ बुक से इसको रीड दे देते हैं। इसमें लिखा हुआ है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जैसे ही हम अब सरफेस ऑफ द अर्थ से अबव जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। माउंटेन पे जैसे हाइट ज़्यादा होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सी लेवल। और जो क्लाइंबर्स होते हैं हाई अल्टीट्यूड पे उनको लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे एयर भी थिनर हो जाती है, और थिनर एयर की वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं और वहाँ पे लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इन दो बातों की वजह से, थिनर एयर की वजह से और लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ती हैं। तो बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है। अगला जो टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर का। इसमें जी आइसोबार्स के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जो लाइंस होती हैं मैप में जो कि आल प्लेसेस जिनकी सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उनको ज्वाइन कर रही होती हैं, उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। और जो यूनिट है प्रेशर का जो कि वेदर मैप्स में यूज़ होता है वो मिली बार है। इतना बता दिए। फिर आगे अगले पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है काइंड ऑफ, उसमें रेंज बता दी है कि जो यूजुअली जो रेंज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वो वेरी करती है हाई प्रेशर ऑफ 1040 मिली बार से 950 मिली बार तक। और फिर लिखा हुआ है कि विंड जो है हमेशा हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर वाले रीजन्स की तरफ ट्रैवल करती है। और बस इसमें इतना ही है। इसके बाद जो अगला 10th टॉपिक है आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो है एप्लीकेशंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एप्लीकेशंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है वो बताया हुआ है कि ड्रिंकिंग बाय स्ट्रॉ और ड्राइंग लिक्विड बाय द सिरिंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लाइक जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ के ज़रिए से अगर हम, तो उसके बारे में बताया हुआ है कि जब हम ड्रिंक कर रहे होते हैं तो हो क्या रहा होता है बेसिकली कि हमारे माउथ में प्रेशर लोअर हो रहा होता है।
कितना लोअर हो रहा होता है, जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके निस्बत हमारे माउथ में प्रेशर कम हो रहा होता है, ठीक है। तो और जब जो हम एक्शन ऑफ सकिंग कर रहे होते हैं तो उससे जो वॉल्यूम है लंग्स में वो इंक्रीज़ होता है। वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा इनसाइड द लंग्स या इनसाइड द माउथ। तो हमेशा जो भी चीज़ है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इस वजह से जो भी लिक्विड हम स्ट्रॉ के ज़रिए से पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है बाहर से इनवर्ड हमारे माउथ में ईजिली आ जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो प्रेशर बाहर ज़्यादा है तो वो फोर्स करेगा लिक्विड को कि वो स्ट्रॉ में आए और हमारे माउथ में एंटर हो जाए। इसके बाद जो बी पार्ट है, जो दूसरी एप्लीकेशन है, वो है ड्राइंग लिक्विड बाय द सिरिंज। जो सिरिंज के ज़रिए से जैसे ब्लड ड्रॉ किया जाता है या कोई और लिक्विड ड्रॉ किया जा रहा है, तो उसके बारे में बताया हुआ कि जो इसमें यहाँ पे पिस्टन होता है उसको पहले बैक अपवर्ड्स ड्रॉ कर लिया जाता है। उसकी वजह से प्रेशर विद इन द सिलेंडर कम हो जाता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे है वो तो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हाई प्रेशर वाले रीजन से लोअर प्रेशर में आएगा तो ऑटोमेटिकली जो लिक्विड है वो सिरिंज में एंटर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है लिक्विड प्रेशर का। लिक्विड प्रेशर में जो है वो एक मैथमेटिकल सी डेरिवेशन काइंड है, ठीक है। तो वो आपने बुक से इसको एज इट इज़ कर लेना है, ठीक है। उसमें बस F = W = mg किया है। फिर वहाँ पे जो है डेंसिटी निकाली है, डेंसिटी मैस बाय वॉल्यूम के बराबर होती है, तो यहाँ से मैस निकाल लिया जो कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। फिर वॉल्यूम जो है AH के बराबर आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो इक्वेशन 1 बनाई है उसमें इन्होंने पुट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनोमीटर का। मैनोमीटर की आपने एक डेफिनेशन करनी है, इसका फार्मूला करना है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो भी करना है। तो इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको यूज़ करके प्रेशर मेजर किया जाता है किसी भी फ्लूइड में, और ये फ्लूइड डायनामिक्स पे बेस कर रहा होता है। जो फ्लूइड है वो गैस भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है। इसका आगे फार्मूला दिया हुआ है 5.4 इक्वेशन पे, यानी कि जो फार्मूला जिस पे ये बेस करता है वो 5.4 में हमें दिया हुआ है। रो GH रो डेंसिटी है, G जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, हाइट H जो है वो जो भी लिक्विड है या जो फ्लूइड है उसकी हाइट है, जितना वो राइज करता है। इसके बाद इसका यूज़ बताया हुआ है कि डेफिनेशन हो गया, फार्मूला हो गया, इसका यूज़ बताया हुआ है, ठीक है। और फिर आगे इसका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया कि जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इस तरह से है कि वन एंड जो है वो कनेक्ट किया हुआ होता है सील टाइट गैस के साथ और वो मेजर कर रहा होता है सोर्स ऑफ प्रेशर को, लेकिन जो अदर एंड है वो ओपन होता है और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जितना भी अर्थ का है वो अप्लाई हो रहा होता है। जो प्रेशर प्रेजेंट अगर उसमें ग्रेटर है 1 एटमॉस्फेयर से, तो जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा कॉलम में वो फोर्सड डाउन बाय द प्रेशर हो जाएगा और इसकी वजह से इंक्रीज आ जाएगा इक्वल अमाउंट्स इन द प्रेजेंट कॉलम में, ठीक हो गया। और इसके बाद जो है वो एप्लीकेशंस आ जाती हैं मैनोमीटर की, इसको एज इट इज़ बुक से कर लेनी है। एक तो सबसे पहला तो ये बताया हुआ है कि इसको यूज़ करके प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स को मेजर किया जाता है, वैक्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो फ्लूइड का फ्लो है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं, या जो फिल्टर प्रेशर ड्रॉप है फ्लूइड्स का उसको मेजर किया जा सकता है। मीटर की कैलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कहीं पर लीक्स हो रहे हैं किसी पाइप्स वगैरह में फ्लूइड के तो उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड का जो लेवल किसी भी टैंक में प्रेजेंट है उसको अगर मेजर करना हो तो हम यहाँ पे भी जो मैनोमीटर है उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मैनोमीटर एंड बैरोमीटर का, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बुक से आपने कर लेना है। पॉइंट्स इसके पढ़ लेते हैं। मैनोमीटर बैरोमीटर में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बस इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैनोमीटर को प्रेशर ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और बैरोमीटर में बताया हुआ कि इसको भी फ्लूइड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें यह कि ये डिफ़र कर रहा होता है। मैनोमीटर डिफरेंट फॉर्म्स में आता है लेकिन बैरोमीटर एक ही डिज़ाइन में आता है। मैनोमीटर जो है वो फिल किए जाते हैं मरकरी से या किसी भी हैवी लिक्विड मटेरियल से, और जो बैरोमीटर उसमें लिखा हुआ है कि हमेशा मरकरी से या किसी भी हैवी लिक्विड मटेरियल से फिल किए जाते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पास्कल्स प्रिंसिपल का। इसके लिए स्टेटमेंट करनी है, एग्जांपल्स करनी है। लास्ट पैराग्राफ में एक इंपॉर्टेंट सा रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है, वो अच्छे से कर लेना है। पास्कल्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उस पर लिखा हुआ है एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पॉइंट विद इन द फ्लूइड। कि हमारे पास एक एनक्लोज्ड फ्लूइड है या लाइक किसी बीकर में या किसी भी एनक्लोज्ड चीज़ में है, ठीक है, फ्लूइड। उस पर जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तो वो प्रेशर उसी फ्लूइड के हर पॉइंट पे एवरी पॉइंट पे ट्रांसमिट होगा और अनचेंज्ड ट्रांसमिट होगा। जितना आपने प्रेशर उस पर लगाया है वो हर पॉइंट ऑफ द फ्लूइड पे जाके उतना ही अप्लाई होगा। ये इसकी स्टेटमेंट कहती है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ में टायर की एग्जांपल दी हुई है वो आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद इसमें लास्ट पैराग्राफ में देख लेते जो रीजनिंग क्वेश्चन दिया हुआ है।
अच्छा, जो फिगर 5.17 के ऊपर एक बलून वाली एग्जांपल दी हुई है वो भी इसमें आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि जो सी डाइवर्स है ना वो स्पेशलाइज्ड सूट्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि जैसे ही हम डाइव करते हैं डीपर अंडर वाटर, जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वेट ऑफ वाटर हमारे जो ऊपर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है इस प्रेशर से वो परपेंडिकुलर होती है हमारी बॉडी के सरफेस के। तो जो डाइवर्स हैं उनको प्रेशर अपने ईयर्स पे भी फील हो रहा होता है और इसी वजह से वो स्पेशलाइज्ड सूट्स पहनते हैं कि वो उस प्रेशर को काउंटर एक्ट कर सकें। इसके बाद जो 16th टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं मोस्टली इसी टॉपिक में से बने हुए हैं, आपके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें आपने कंस्ट्रक्शन या जो इसकी अरेंजमेंट है वो अच्छे से कर लेंगे। जो इसमें फार्मूलाज हैं पिस्टन्स के लाइक प्रेशर के दिए होते हैं तो ये अच्छे से कर लेने हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन या जो अरेंजमेंट है उसमें बस इतना सा बताया हुआ है कि हमारे पास क्या है कि 2 सिलेंडर्स हैं और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और दूसरे का A2 है। लाइक ए का A1 है और दूसरे का A2 है। जो सिलेंडर्स हैं उनके साथ फिट हुए हुए हैं पिस्टन्स, और पिस्टन्स को जब हम पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, उन पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर जो P1 है उसका फार्मूला दे दिए जो प्रेशर का होता है, और P2 जो है लार्जर पिस्टन के लिए होगा। तो बस इसमें इतना ही है, बस इसको एक रीड दे दें इतना कि आपको इसकी समझ आ जाए। बाकी इसका ज़्यादा जो यूज़ है वो उसी में है कि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का वो है हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फिगर दी हुई है, फिगर को आपने अच्छे से करना है। इसमें बताया हुआ है जो ऑपरेशन है हाइड्रोलिक कार ब्रेक सिस्टम का वो पास्कल्स प्रिंसिपल पे ही बेस करता है। ब्रेक सिस्टम में ये भी लाइक एक तरह की एग्जांपल है पास्कल्स प्रिंसिपल की या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले ब्रेक पैडल है। तो जब ब्रेक पैडल को प्रेस किया जाता है तो उसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है मास्टर सिलेंडर पिस्टन पे, और सेकेंडली जो मास्टर सिलेंडर है उसमें क्या है कि जब हमने फोर्स पिस्टन पे अप्लाई किया तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जितना भी ब्रेक फ्लूइड है। ब्रेक लाइन्स में प्रेशर ट्रांसमिशन होगी, जो इंक्रीज प्रेशर है वो ट्रांसमिट होगा इक्वली थ्रू आउट द ब्रेक फ्लूइड इन द ब्रेक लाइन्स टू ऑल व्हील्स। और जो डी है वो ये है कि ब्रेक कैलिपर्स और व्हील सिलेंडर्स वो फोर्स एप्लीकेशन करवाएंगे कि जो व्हील है उस पर प्रेशर एक्ट करेगा जब ब्रेक कैलिपर्स पे या व्हील सिलेंडर्स पे, तो फोर्स अप्लाई हो जाएगी ब्रेक पैड्स पे। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गई हो कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।